दोस्तों नमस्कार। दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज जो एनालिसिस जो विश्लेषण मैं आपके बीच में लेके आया हूँ वो एक ऐसा है जो पिछले 3 दशक के इतिहास में मैंने वो शब्द कम से कम उस व्यक्तित्व के मुंह से नहीं सुना। आज मुझे ताज्जुब हुआ। दोस्तों, माफीनामा और वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों बात बहुत अटपटी लगती है। दो चीजें मोदी जी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुई हैं। एक तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखना नहीं सीखा, बैकफुट पर जाना नहीं सीखा, और दूसरा माफी। बड़े बड़े हादसे, बड़े बड़े इंसिडेंट हुए और पूरा अपोजिशन कहता रहा माफी मांगो, लेकिन ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक के पद तक कोई माफी नहीं मांगी। लेकिन आज महाराष्ट्र की सरजमी पर उन्होंने उन शब्दों का प्रयोग कर दिया। दोस्तों, हम इस विश्लेषण के डिटेल्स में जाएं उसके पहले आपसे गुजारिश, एक निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक निवेदन इसके साथ ये है कि अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप दे सकते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की सरजमी पर आज देश के प्रधानमंत्री ने माफीनामा किया। माफीनामा जाहिर करने की साफ साफ उन्होंने शरणागत होकर के कहा कि मैं सर झुका के चरण वंदना करके माफी मांगता हूं। अब ये शब्द नरेंद्र मोदी के सुनने के लिए लोग तरस गए, लेकिन मोदी ने कभी माफी नहीं मांगी। लेकिन ये माफी मांगना पड़ा क्यों? इसके कई राजनीतिक मामले हैं और इसको कई परिदृश्य में देखा जा सकता है। पहली बात, महाराष्ट्र की सरजमी पर प्रधानमंत्री का उद्बोधन और माफीनामा। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अनावरण पिछले साल उन्होंने इसी महाराष्ट्र की धरती पर किया था, और अभी कुछ दिनों पहले किस हवा के झोंके में वो टूट के बिखर गई। इतना बड़ा हादसा, इसको पचा पाना आसान नहीं, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। एक, उसी महाराष्ट्र के अंदर प्रतापगढ़ की जगह में पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद करिएगा, कांग्रेस को एक भ्रष्टाचार का शासक कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीते जी महाराष्ट्र पे छत्रपति शिवाजी के मंत्री का अनावरण किया था। अब वो मूर्ति आज भी जिंदा दली की तरह खड़ी हुई है। आप समझिएगा, 50 साल 5 दशक पहले जिस मूर्ति की स्थापना की गई थी वो आज खड़ी है, और चंद 8 महीने पहले मोदी जी द्वारा जो अनावरण की गई मूर्ति छत्रपति शिवाजी की, वो नेस्तनाबूत हो गई हवा के झोंके से। जो भी रीजन रहा हो, क्योंकि छत्रपति शिवाजी कम से कम पूरे देश के लिए और महाराष्ट्र के लिए तो बहुत बड़ी बात है। उनके जो आदर है, जो सत्कार है, वो एक गुरुओं की तरह नहीं बल्कि एक ईश्वर की तरह उनको पूजा जाता है। और उनका इस तरह से हादसे में पूरी तरह से बिखर जाना, ना तूफान, ना आंधी, ना सुनामी, निश्चित रूप से जवाबदारी तो बनती है। और महाराष्ट्र जो मराठी मानुस है, उसके लिए छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का ये हश्र देखना खतरे की घंटी भी है, क्योंकि इससे सिर्फ छत्रपति शिवाजी का अपमान नहीं हुआ है दोस्तों, ये शिंदे सरकार का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी है। ये हम नहीं कह रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता ने साफ आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री शिंदे के ही ठेकेदारों ने इस काम को अंजाम दिया है, और इसमें काफी भ्रष्टाचार हुआ। और लाजमी है, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए गए। हर्ष देखिए क्या हुआ। अब मोदी जी क्या जवाब दें? चुनावी समर के अंदर ऐसे हादसे को क्या रूप दिया जाए? मोदी ने हाथ जोड़ करके माफी मांगी। अब महाराष्ट्र की जनता ने उनको माफ किया कि नहीं किया,
ये तो नवंबर के बाद, 26 नवंबर के बाद चुनाव ना हो जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे, तब पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर मोदी जी ने माफ़ी मांगी है तो इसमें कितने लोगों के क्लास लगेगी, इसकी एक लंबी फहरिस्त होगी कि मोदी जी अपमान नहीं सह सकते। और ये सच्चाई है। सरकार के पैसों को घास फूस की तरह खड़ा करके खा जाना ये कोई सच्चाई नहीं है। सूत्र बताते हैं कि ऐसी बगल में बहुत से ताड़ के पेड़ थे, नारियल के पेड़ थे, वहां से ही फल नहीं गिरे, आखिर पूरी मूर्ति का गिर जाना ये संपूर्ण भ्रष्टाचार की ही निशानी है। यदि मोदी जी ने महाराष्ट्र की जनता से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा और कहा इसके लिए आप मुझे माफ़ करिए, निश्चित रूप से जल्द इसका दोबारा अनावरण होगा। कैसे होगा, कब होगा, चुनाव की तिथि की घोषणा होने वाली है। ऐसे में इतनी जल्दी हो पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब राजनीतिक दृष्टि के परिदृश्य में अगर देखें तो कहा जाता है कि चूंकि महाराष्ट्र में जो अभी तक सर्वे आ रहे हैं, यदि भी महाराष्ट्र की अभी डेट की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव का इलेक्शन कमीशन नहीं किया है, ना जाने क्यों, जबकि अदर स्टेट में कर दिया है, महाराष्ट्र को भी रोक रखा है। किस लिए रोक रखा है पता नहीं। ऐसे हालात में जो सर्वे रिपोर्ट निकल के आ रही है वो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी या महायुति के लिए राहत की सांस लेने तक की इजाजत नहीं देती। महाराष्ट्र में महायुति की हालत बहुत पतली है और वो 100 का आंकड़ा भी पार कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे आज के सर्वे बताते हैं। अभी तक जितने भी सर्वे आए हैं, कुछ इंटरनल सर्वे भी हैं। और वहीं महाविकास आघाड़ी लगभग 180 सीटों के आसपास यानी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। और जो वैसे भी जो बड़े बड़े सर्वेयर हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी का ही रट्टा लगाए रहते थे, आज वो भी अगर ये बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की हालत बहुत पतली है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। इसलिए मोदी जी का इस आपात जनसमूह को संबोधित करना, माफीनामा मांगना, और लेकिन उसके साथ साथ वो एक बात और निकाल गए, उन्होंने राहुल गांधी को लपेटने की कोशिश की। देखिए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस 28वीं लोकसभा के गठन के बाद राहुल गांधी का रुतबा एक अलग बढ़ चुका है, उनका ग्राफ बढ़ चुका है। लोग प्रधानमंत्री के नाम पर सीधे मोदी के सामने उनको देख रहे हैं। सारे सर्वे बता रहे हैं कि राहुल गांधी का जो परसेंटेज है काफ़ी बढ़ चुका है। आज तीसरा कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा टेंशन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वो राहुल गांधी को नहीं देखना चाहती थी मोदी के सामने। वो चाहती थी कि वहाँ पे 2-4-6 नाम लंबी फहरिस्त होती और ये होता कि अपोजिशन में कौन आदमी है। आज ये पूछने की जरूरत नहीं है। आज वो एलओपी हैं और उनका काम बोल रहा है। इसलिए ये सरदर्दी निश्चित रूप और सिंधिया सरकार ने जिस भी तरह से इस मूर्ति का अनावरण कराया, मूर्ति को बनवाया, इस हादसे के लिए महाराष्ट्र की जनता इनको माफ करेगी कि नहीं, ये वक्त बताएगा। दोस्तों, जो राजनीतिक गलियारे में हर तरफ खबरें हैं, उहाफों की स्थिति है। क्या करें, किसी को चैन नहीं है। कब कौन किधर चला जाएगा कुछ पता नहीं है। और कम से कम महाराष्ट्र के चुनाव तक तो देश की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें कब भूकंप आ जाएगा नहीं पता। हर पार्टी अपना थैला बांध करके मजबूती से बांधना चाहती कि कोई छेद हो, कोई सांसद विधायक भाग ना जाए। यह हालत हो गई है, क्योंकि ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अब भाजपा अपने बल पे एन के कारण सत्ता में मजबूती चाहती, स्पष्ट बहुमत चाहती है। होगा कहां से? तो जो लोग उनके समर्थन में थे, चाहे वो रामविलास पासवान की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल हो, नीतीश कुमार जो उनके बहुत अत्यंत करीबी रहे हैं, आज भाजपा की नज़दीकी का परिणाम उनको मिल सकता है, क्योंकि उन्हीं के सांसद ललन सिंह भाजपा के बहुत करीब हो चुके हैं। वो भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं और नीतीश को इस बात की सख्त नाराज़गी है। नीतीश ने अपने सारे जितने भी उनके ब्रह्मास्त्र थे खोल दिए हैं। बहुत सी कमेटियां उन्होंने भंग कर दी हैं।
उन्होंने ललन सिंह के ऊपर कतर दिए हैं, लेकिन अगर सारे सांसद एक साथ निकलना चाहेंगे तो नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाएंगे, और नीतीश को ये बेचैनी खाई जा रही है। वहीं चिराग पासवान को आज कहना पड़ा कि ये सब रूमर है, हमारे पांचों सांसद हमारे साथ हैं और सब ने मिलकर के हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा बनाया है। ऐसे में पार्टी के अंदर कोई फूट नहीं है। चिराग पासवान को पता नहीं है कि रात के सुबह के बीच में क्या हो जाता है, कुछ नहीं पता। चंपई सोरेन को देख लीजिए। हिंदुस्तान की राजनीति इस बात की गवाह है कि अब कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने किसी भी करीबी के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। जो राजनीति के लोग हैं जिन्होंने जब जब राजनीति में कोई मुख्यमंत्री या कोई बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अपने करीब पर भरोसा करता है तो उसके साथ सिर्फ विश्वासघात होता है। नीतीश कुमार को देखिए, जीताराम मांझी विश्वास किया, सीएम बनाया, वो सबसे बड़े दुश्मन बन गए। चंपन सोरेन देखिए, मुख्यमंत्री बनाया, इतना बड़ा ओहदा दिया, जब शिव सोरेन वापस आए उनके दुश्मन बन गए, भाजपा की पार्टी में जाके बैठ गए। पति पत्नी को देख लीजिए, यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनकी हालत देखिए। मियां बीवी, यानी कि अगर उनको जाना था तो उन्होंने पत्नी पे विश्वास किया और बाद में पत्नी ने धोखा दे दिया, वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं थी, वो खुद चुनाव लड़ना चाहती थी, पति को टिकट मत दीजिए। यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जब आदमी अपने खून पर, अपने दोस्तों पे भरोसा नहीं कर सकता, पति पत्नी पर भरोसा नहीं कर सकता, तो राजनीति किधर जा रही है आप समझ सकते हैं। पति पत्नी पर भरोसा नहीं रहा, राजनीति वो है। राजनीति का ओहदा, एक बार कुर्सी मिल गई तो पति पत्नी भी दुश्मन आपस में बन जाते हैं। उनके पारिवारिक कोई भी रीजन हो, लेकिन सोचिए, वो भरोसा करके उससे कहा कि ठीक है मेरी पत्नी को टिकट दे दीजिए, दे दिया गया, मंत्री बन गई, और जब कहा गया कि इस बार टिकट का नहीं, टिकट तो मुझे चाहिए, किस पर भरोसा करिएगा? उद्धव ठाकरे को देखिए, उद्धव ठाकरे ने शिंदे पे सबसे ज्यादा भरोसा किया था। एक वक्त तो यहां तक ये आया था कि शिंदे को प्रपोज कर रहे थे कि सीएम बना दो, लेकिन शिंदे जैसे लोगों ने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। तो आदमी भरोसा कहां करेगा? राजनीति भरोसे की चीज ही नहीं है। जब जिस पर भरोसा किया जाता है तो खंजर भोंक देता है। इसलिए चिराग पासवान भले ही रात में चैन की नींद सोए कि सारे सांसद हमारे साथ हैं, सुबह उठने पर कितने सांसद बगल में बैठे होंगे, इस बात का उनको एतबार नहीं हो सकता। नीतीश तो जानते हैं कि कालचक्र है और नवंबर तक किसी भी तरह से पार्टी को बचाना है। अगर नवंबर तक बचा ले गए तो शायद पार्टी की जो भूमिका है, जो पार्टी का अस्तित्व है, वो मजबूती से रोका जा सकता है। लेकिन उधर चंद्रबाबू नायडू भी इस खेल को बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं। यद्यपि वो भाजपा के पूरी तरह साथ हैं, वो मोदी जी के साथ, इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं है। जो खेल राज्यसभा के अंदर वहां हो रहा है या होने जा रहा है, उसमें चंद्रबाबू नायडू को बहुत बड़ा फायदा है। टीडीपी के जो वाई चंद्रशेखर के जो भी सांसद हैं, उसमें काफी बड़ा धड़ा अगर आएगा अलग हटके तो नायडू के साथ आएगा। लेकिन दोस्तों, नायडू भी जानते हैं, वो पहले राहुल गांधी के साथ रह चुके हैं, इस बात को मत भूलिएगा। नायडू भी जानते हैं कि अगर नीतीश तोड़े जा सकते हैं, चिराग पासवान तोड़े जा सकते हैं, तो नायडू की अगर नजर तिरछी हुई, तोड़े तो वो भी जा सकते हैं। यानी इस राजनीतिक खेल का ये जो 272 का आंकड़ा है, इस खेल का, यह एक आत्मविश्वास का अब कोई मायने नहीं रहा। सिर्फ हर लड़की, माफ कीजिएगा, हर जो लड़ाई है वो कुर्सी तक पहुंच गई है, और इसके मायने सिर्फ एक हैं, साम दाम दंड भेद। चाल चलन चरित्र चेहरा नहीं, साम दाम दंड भेद। किसी भी तरह से सरकार को चलाना है, सरकार को बचाना है, इसके लिए काम करना है। ऐसे में जो 4 राज्यों के चुनाव हैं और जो यूपी के उपचुनाव हैं 10 विधानसभा सीटों के, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के उपचुनाव हैं, खासतौर से वायनाड जैसी जगह की जहां पे प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना है, ये सब चीजें अभी चुनाव आयोग ने क्यों रोक रखा है पता नहीं, क्योंकि 6 महीने के अंदर चुनाव होने हैं और जून से लेकर नवंबर तक ये सारे चुनाव हो जाने चाहिए।
किस गणित में चुनाव आयोग है पता नहीं। उम्मीद है कि शायद इस सितंबर के महीने में इन चुनाव की घोषणा कर देगा। लेकिन स्थितियां जो भी हों, उम्मीद तो ऐसी की जा रही है कि डबल इंजन की बिहार की सरकार को भाजपा डबल तरीके से नीतीश कुमार को झटका दे सकती है। लेकिन इसका एक और रीजन समझिए, अगर सपोज की झटका दे दिया, एमपी टूट गए, तो क्या बिहार बचेगा? अगर चार राज्यों का परिणाम जैसा आ रहा है, अगर 3-1 का भी परिणाम होता है या 4-0 का परिणाम होता है, भाजपा चारों स्टेट के हारती है, एक स्टेट हारती है, मतलब एक स्टेट जीतती है, 3 हारती है, तो बिहार को बचाना भाजपा का पहला मकसद होगा। तो अगर नीतीश और चिराग नहीं होंगे तो कहां जाएंगे? क्या उसके बगैर भाजपा जीतने की स्थिति होगी? कदापि नहीं। इसलिए ऐसी स्थिति पर भाजपा की भी गहरी नजर होगी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा इन मामलों में काफी स्ट्रिक्ट रहा है। उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ ऐसे हालात जो बाहर खबरें निकल के आ रही हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, इस तोड़फोड़ की जैसी भी खबरें हैं वो ना हो, तो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत शुभ दिन हो सकता है। दोस्तों, हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। एक निवेदन, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए अगर आप कोई आर्थिक योगदान देना चाहें, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स से आप दे सकते हैं। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव, कल फिर मिलूंगा। नमस्कार।